हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पढ़ा। आपने उसमें दो चीज़ें देखा। पहली, अगर दो या दो से अधिक सेल सीरीज मैनर में जुड़े हों तो जो उनका इफेक्टिव ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होता है वह अलग अलग सेलों के ईएमएफ के सम के इक्वल होता है। और दूसरी चीज़, जो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का इफ़ेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह उनके अलग अलग इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज मैनर। मान लिया n सेल्स हैं जिसमें सबके जो ईएमएफ हैं वो सेम है। लेट n सेल्स let n cells having EMF value E and internal resistance R, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और ईएमएफ सेम है। इन्हें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया गया। मान लिया सर्किट में I करंट फ्लो कर रही है, तो किन दशाओं में करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इन पे चर्चा करेंगे। लैंग्वेज कितना देंगे? लेट n cells having EMF E and internal resistance R are combined in series manner, then effective EMF of the combination E equivalent equal to, अभी आपने फिर से देखा, रिकैप किया, सभी सेलों का सीरीज में जुड़े हुए सभी सेलों का जो इफेक्टिव ईएमएफ होता है उनके अलग अलग ईएमएफ के सम के इक्वल होता है। यहाँ सबके ईएमएफ सेम है और n सेल लगे हुए हैं, तो n से एक सेल के ईएमएफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो n e हो जाएगा। अरे e प्लस ई n टाइम्स इक्वल टू n e। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा n इंटू स्मॉल r। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इन n रेजिस्टेंसेस के साथ यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज मैनर में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू या R इक्विवेलेंट इक्वल टू n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना फ्लो करेगी सर्किट में, I इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि I इक्वल टू इफेक्टिव EMF बटे टोटल रजिस्टेंस I इक्वल टू NE अपॉन N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये सर्किट में कुल करंट फ्लो करेगी। अगर N सेलों को आपने सीरीज मैनर में ऐड किया है तो जो सर्किट में इफेक्टिव करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू होगी I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। अब पहला कंडीशन, when capital R is very very greater than NR, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह इंटरनल रेजिस्टेंसेस के तुलना में बहुत ज़्यादा हो, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो और उसके कंपेयर में जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा, उस दशा में आप NR को निगलेक्ट कर देंगे, NR को निगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, NE अपॉन R बचेगा। इस इक्वेशन से देखिए, अगर R का मान NR से बहुत ज़्यादा होगा तो NR नेगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा I इक्वल टू, जो सर्किट में करंट बचेगी I इक्वल टू N इंटू E अपॉन R। और E अपॉन R क्या है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, एक सेल का EMF बटे रेजिस्टेंस, यानी एक सेल से बहने वाली करंट इंटू N इक्वल टू N इंटू करंट बाई वन सेल। इस प्रकार से अगर ऐसे सेलों को आपस में जोड़ा गया जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो करेगी वह एक सेल से फ्लो करने वाली करंट की N गुना हो जाएगी, अर्थात इफेक्टिव करंट बहुत ही प्रभावशाली होगी, इफेक्टिव करंट बहुत ही हाई होगी अर्थात। और दूसरा सिचुएशन देखिए, अगर ऐसे सेलों को जोड़ा गया, दूसरा कंडीशन, when R is very very less than NR, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बहुत कम है, उस दशा में कैपिटल R को नेगलेक्ट कर देंगे तो आएगा NE अपॉन NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E अपॉन R, I इक्वल टू E अपॉन R। E अपॉन स्मॉल r, फिर से देख लीजिए, कैपिटल R को नेगलेक्ट करेंगे तो E अपॉन N इंटू स्मॉल r बचेगा, N से N कैंसिल होगा, E अपॉन स्मॉल r बचेगा। और यह किसके बराबर हो गया, करंट बाई वन सेल। यानी अगर ऐसे सेल्स को आपस में जोड़ दिया गया जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई हैं, तो पूरे कॉम्बिनेशन से केवल उतना ही करंट फ्लो करेगा, ड्रॉ करेगा
जितना केवल एक सेल से प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से सीरीज मैनर में ऐसे सेलों को जोड़ना फ़ायदेमंद होगा जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस पुअर हों, स्मॉल हों, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। क्लियर कंडीशन स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेकेंड, सेल्स इन पैरेलल मैनर। अगर दो या दो से अधिक सेल्स को पैरेलल मैनर में जोड़ा जाए तो उनका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और किन किन दशाओं में, किस दशा में पैरेलल जोड़ना फ़ायदेमंद होगा, इन बातों का डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने सेल ऐड किए जाएं, सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक जगह इस प्रकार से हमने दो सेलों का एग्जाम्पल ले लिया। दो सेल हैं जिनके ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 और R2 हैं। सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट पर और निगेटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट पर कंबाइन किया जाए, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स कहते हैं। अब यहाँ अलग अलग सेलों से अलग अलग करंट निकलेगी। मान लिया इससे I1 करंट ड्रा होती है, इससे I2 करंट ड्रा होती है। ये सारी करंट इस पॉइंट पे ऐड होके I1 प्लस I2 I करंट यहाँ फ्लो करेगी। यानी जो नेट करंट सर्किट में जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर n सेल जोड़े हैं तो अलग अलग हो जाएगा उनका। अब हम इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस को निकाल लेंगे। कल आपने फार्मूला पढ़ा है कि V इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कल के वीडियो में आपने EV और R के रिलेशनशिप में टॉपिक को पढ़ा था। तो सबसे पहले सेल के टर्मिनल्स A और B के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द terminals of फर्स्ट सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे V1 कह दो या VAB फॉर फर्स्ट सेल कह दो। सिमिलरली द PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
the terminals of second cell V2 equal to E2 minus I2 into R2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अब ये दो इक्वेशन आपके बन गए। पहले इक्वेशन के हिसाब से देखिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। I1 की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो I1 R1 हो जाएगा और V1 को उधर भेजेंगे V को, तो हो जाएगा। हालांकि यहाँ V1 V2 लिखना कोई उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना रहेगा स्टूडेंट्स। दोनों सेल सेम पॉइंट ए और बी के बीच ही जोड़े गए हैं। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा E माइनस वी अपॉन R1, और यहाँ I2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ E1 लिख दीजिए, E2 माइनस वी अपॉन R2। अब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से आपने करंट्स की वैल्यू को लिख दिया। अब नेट करंट I कितना हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये दोनों करंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, पहले ही चर्चा किया। I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ये I हो गया। अब E1 E2 के टर्म को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, स्मॉल r रहेगा, ये I है। अब इस टर्म और इस टर्म को आप इकट्ठा कर लीजिए तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V, इसमें और इसमें कॉमन होगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर आपने n सेल ले लिया है तो तो यही आपका कंडीशन बन जाएगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस डॉट 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 माइनस V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट, कितने टाइम, n टाइम्स, ये I हो गया। अब अगर सारे सेलों को एक सेल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो सारे सेलों को एक सेल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए जिसका ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, या ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट हो, तो यह वैल्यू ई इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगी। इफ ई इक्विवेलेंट इज इफेक्टिव ईएमएफ and R equivalent is effective internal resistance, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस V इंटू R इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर।
E effective इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आर इफेक्टिव की वैल्यू कंपैरिजन से 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से दो या दो से अधिक सेल्स अगर एक दूसरे से पैरेलल मैनर में जुड़े हुए हैं, उनका इफेक्टिव ईएमएफ और रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। सबसे पहले उन्हें पैरेलल मैनर में जोड़ देंगे, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का यह फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले के हेल्प से करंट आई इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर हो जाएगा। इससे I1 और I2 का मान निकाल लेंगे। दोनों करंट्स यहाँ सम हो रही हैं, ए पॉइंट पे देखिए, तो दोनों का सम निकाल लेंगे और वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल मैनर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट मान लिया n सेल हैं जिनके ईएमएफ वैल्यू E और इंटरनल रेजिस्टेंस R n सेल हैं, जिनके में सबके n सेल्स को मैंने पैरेलल मैनर में जोड़ दिया। सबके इफेक्टिव ईएमएफ क्या हैं? E हैं। सबके ईएमएफ E हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हैं। इन्हें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया गया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस कैपिटल R है। तो अब इनके जो है स्थिति को देखिए, सारे सेल्स का जो ईएमएफ वैल्यू है वो सेम है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा वह एक सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा इस दशा में। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नेट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू E। चूंकि सारे सेल इन्हीं दो पॉइंट के बीच जोड़े गए हैं और सबके ईएमएफ सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच क्रिएट होगा वो सबके लिए सेम रहेगा। एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अब n रेजिस्टेंसेस हैं इंटरनल और इन्हें पैरेलल मैनर में जोड़ा हुआ मान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस अगर
पैरेलल मैनर में जोड़े हैं तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ये हो जाएगा n/r। इस दशा में आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वह r/n हो जाएगी। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r/n हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? इतने कॉम्बिनेशन का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो r/n है। यह तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस r/n इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज मैनर में आ जाएगा तो r डैश इक्वल टू या r इक्विवेलेंट कह दो, टोटल रेजिस्टेंस कह दो, तो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R और इसको ऐड कर लेंगे r/n प्लस कैपिटल R। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे इसको तो r प्लस nr/n हो जाएगा। तो टोटल करंट कितना बहेगी? टोटल करंट इन सर्किट I इक्वल टू टोटल EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस, n रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो NE/R प्लस NR। अब कंडीशन, ये करंट का फार्मूला हो गया आपका, सर्किट में ये करंट फ्लो करेगी। अब पहला कंडीशन, व्हेन इस कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर देंगे। स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो करंट I की वैल्यू NE/NR हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा तो I इक्वल टू E/R हो जाएगा। फिर से देखिए, R को नेग्लेक्ट करेंगे तो NE/NR होगा, n से n कैंसिल होगा, E/R आएगा। यानी एक करंट से जितना, एक सेल से जितना करंट निकलेगा उसी के बराबर करंट होगी। और दूसरा कंडीशन व्हेन R इज लेस देन स्मॉल r या NR कह दो, उस दशा में NR को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो करंट आएगी I इक्वल टू n इंटू E/R। इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो NE/R आएगा। इन दोनों दशाओं का जरा कंपेयर कराइए। यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होंगे तो करंट बहुत कम फ्लो करेगी, एक सेल से निकलने वाली करंट के बराबर। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो एक सेल से निकलने वाली करंट का n गुना, जै सेल जोड़ोगे उतना गुना करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब यहाँ निष्कर्ष क्या आया? पैरेलल मैनर में उन सेलों को जोड़ना फ़ायदेमंद होगा जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई हों। यानी जिन सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हों उन्हें पैरेलल मैनर में जोड़ना फ़ायदेमंद है। जबकि इसके उल्टा आपने सीरीज में क्या देखा?
जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो उन्हें सीरीज मैनर में जोड़ना क्या है, फ़ायदेमंद होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समाप्त किया।